Hello everyone. In this video, we are going to discuss schedules and grounds of eviction under Chhattisgarh Rent Control Act. As there are 4 schedules, and in the schedule, one of the schedules, there are grounds of eviction of a tenant are provided. So we will discuss it. There are 4 schedules. Schedule 1 provides tenant's right. So rights क्या होंगे tenant के, ये schedule 1 में provide करा गया है. So serial number 1 provides right to receive at the commencement of tenancy a copy of agreement. तो एग्रीमेंट की कॉपी रिसीव करने का टेनेंट के पास राइट होगा लैंडलॉर्ड से. सीरियल नंबर 2 प्रोवाइड्स राइट टू रिसीव रिसीट्स अगेंस्ट पेमेंट्स मेड टू द लैंडलॉर्ड ईदर बाय वे ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट और एनी अदर मैनर. सो राइट टू रिसीव डिपॉजिट अगेंस्ट पेमेंट्स मेड टू लैंडलॉर्ड. तो रिसीट लेने का भी राइट होगा. जो पेमेंट रेंट की या जो डिपॉजिट किया जाता है उसकी रिसीट राइटफुली टेनेंट ले सकता है लैंडलॉर्ड से एज पर सीरियल नंबर 2. थर्ड प्रोवाइड्स राइट टू रिसीव अकोमोडेशन इन अ गुड एंड टेनेंटेबल स्टेट बिफोर ऑक्यूपेशन. तो ऑक्यूपेशन के पहले एक अच्छी स्टेट में अकोमोडेशन का होना ज़रूरी है. एज़ पर द शेड्यूल 1 सीरियल नंबर 3 इट प्रोवाइड्स, ये टेनेंट का राइट होगा कि अकोमोडेशन मस्ट बी इन अ गुड एंड टेनेंटेबल स्टेट. ऐसे रहने योग्य अच्छी कंडीशन में अकोमोडेशन को होना ज़रूरी है. नाउ शेड्यूल 1 का सीरियल नंबर 4 प्रोवाइड करता है राइट टू एन्जॉय क्वाइट पोसेशन ऑफ द अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू रेगुलर पेमेंट ऑफ रेंट. आप रेगुलरली रेंट पे कर रहे हो एंड सब्जेक्ट टू यूज़ ऑफ अकोमोडेशन फॉर पर्पसेस फॉर विच इट वॉज लीज्ड. जिन पर्पस के लिए आपने अकोमोडेशन को लिया था एंड आप प्रॉपर्ली रेगुलरली रेंट को पे कर रहे हो, तो यू हैव अ राइट टू एन्जॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ अकोमोडेशन. टेनेंट के पास ये राइट होगा कि वो क्वाइट पोजेशन को अकोमोडेशन की एन्जॉय करने का उसके पास राइट होगा, बट सब्जेक्ट टू ही इज़ रेगुलरली पेइंग द रेंट एंड ही इज़ यूजिंग द अकोमोडेशन फॉर द पर्पसेस फॉर विच इट वॉज लीज्ड. विच मीन्स अगर आपको एज अ टेनेंट आपने पोजेशन लिया था, अकोमोडेशन का पर्पस था ऑफिस ओपन करना, बट आप उसमें एक होटल या बार स्टार्ट करने लग जाते, तो ये पर्पस वो नहीं है तो जिसके लिए आपने अकोमोडेशन लिया था. सो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है लैंडलॉर्ड, तो ऐसा प्रोटेस्ट वो कर सकता है क्योंकि उसने जो पोजीशन दी थी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जिसके लिए आप उसको यूज़ कर ही नहीं रहे हो एज अ टेनेंट, देन यहाँ पर क्वाइट पोसेशन का राइट तो नहीं बन रहा, बिकॉज सीरियल नंबर 4 प्रोवाइड कर रहा है कि जो पर्पस के लिए आपने अकोमोडेशन लिया था आप उसी पर्पस को क्वाइटली एंजॉय कर सकते हो, उसी के लिए आप अकोमोडेशन को यूज़ कर सकते हो. सीरियल नंबर 5 प्रोवाइड्स राइट टू ऑल फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन इन वर्किंग एंड फंक्शनल मैनर. सो ऑल दी फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़ जो अकोमोडेशन का पार्ट हैं उनका राइट होगा इन अ वर्किंग एंड फंक्शनल मैनर. वो प्रॉपर्ली काम कर रही हैं, उनको आप उपयोग कर सकते हो. ऐसी फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़ जो अकोमोडेशन का पार्ट हैं आप उसका आपको राइट होगा. So this was serial number 5. 6 provides right to routine annual upkeep and facelift of the accommodation by the landlord, or right to get the annual upkeep work done against reimbursement of actual expenses by the landlord, subject to such reimbursement not exceeding 1 month's rent after every block of 11 months of occupancy. So it provides right to routine annual upkeep एंड फेस लिफ्ट ऑफ द अकोमोडेशन बाय द लैंडलॉर्ड. सो जो अल्टीमेटली अकोमोडेशन का जो किस कंडीशन में अकोमोडेशन है, प्रॉपर उसका मेंटेनेंस है, उसकी सही तरीके से रिपेयर्स हो रही है, उसका अपीयरेंस अच्छा है, ये सारी चीज़ें रूटीन वे में लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और ये राइट है कि टेनेंट का कि प्रॉपर्टी प्रॉपर वे में अपकीप उसका कराया जा रहा है, उसका अपीयरेंस अच्छा है, उसको मेंटेन करके उसको यूज़ करने का राइट होगा. सो मेंटेन लैंडलॉर्ड को करना है, अल्टीमेटली ये ड्यूटी है लैंडलॉर्ड की. एंड अच्छे कंडीशन में प्रॉपर्टी को यूज़ करना ये टेनेंट का राइट है. अगर लैंडलॉर्ड नहीं खुद करता है तो ये एनुअल अपकीप वर्क करना, ये पूरा प्रॉपर्टी को सही कंडीशन में मेंटेन नहीं रखता है लैंडलॉर्ड, तो टेनेंट ये खुद कर सकता है सब्जेक्ट टू रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय द लैंडलॉर्ड. सो लैंडलॉर्ड ऐसे एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट टेनेंट को करेगा जब ऐसा अपकीप वर्क टेनेंट खुद कराता है. सो बट 1 मंथ रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर द
टीनेंसी ऑफ 11 मंथ्स, ईच 11 मंथ्स। तो हर एवरी ब्लॉक ऑफ 11 मंथ्स ऑफ ऑक्यूपेंसी, इसमें एक महीने से ज़्यादा का रेंट इसके लिए रीएम्बर्स नहीं करेगा लैंडलॉर्ड। सो वो रीएम्बर्समेंट लैंडलॉर्ड से एक महीने तक के रेंट का ले सकता है फॉर एवरी 11 मंथ्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। So this was serial number 6. Serial number 7 provides guarantee against any willful cutting of essential supplies like water, electricity by the landlord or his agents. So ये गारंटी का राइट है कि कभी भी ऐसे एसेंशियल सप्लाईज़ को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, इसको कट नहीं करेगा लैंडलॉर्ड। 8 provides security of tenancy subject to non-impingement upon the rights of landlords included in Schedule 2. तो टीनेंसी की सिक्योरिटी का राइट है, बट सब्जेक्ट टू नॉन इम्पिंजमेंट अपॉन द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स इंक्लूडेड इन शेड्यूल 2, बट इट विल बी सब्जेक्ट टू राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स। तो आप अगर लैंडलॉर्ड्स के राइट्स की रिस्पेक्ट करोगे तब आपके पास ये राइट सीरियल नंबर 8 में अवेलेबल है। अगर आप खुद ही लैंडलॉर्ड के राइट्स को अफेक्ट करते हो, उसके राइट्स की को केयर नहीं करते हो अदरवाइज, देन आपके पास ये राइट खुद भी नहीं होगा कि आपकी टीनेंसी भी सिक्योर्ड होगी। सो दिस इज सब्जेक्ट टू पैरेलल द राइट्स ऑफ द नॉन इम्पिंजमेंट ऑफ अपॉन द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो अगर आप राइट्स लैंडलॉर्ड्स के राइट्स का ध्यान रखोगे तो आपके राइट का ध्यान लैंडलॉर्ड रखेगा। सो दिस इज पैरेलली एग्जिस्टिंग। शेड्यूल 2 प्रोवाइड्स लैंडलॉर्ड्स राइट्स अवेलेबल अंडर द एक्ट। तो शेड्यूल 2 में लैंडलॉर्ड के जो राइट्स अवेलेबल हैं वो दिए हुए हैं। फर्स्ट में थे राइट्स ऑफ टीनेंट्स, सेकंड में लैंडलॉर्ड्स राइट्स। सो सीरियल नंबर 1 प्रोवाइड्स सिक्योरिटी ऑफ टाइटल ओवर अकोमोडेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ द टीनेंट्स टीनेंसी। तो कितना भी पीरियड हो, टाइटल जो होगा अकोमोडेशन का वो लैंडलॉर्ड का ही होगा और उसकी सिक्योरिटी लैंडलॉर्ड को लेने का राइट है। ही हैज़ अ राइट टू सिक्योर हिज टाइटल ओवर अकोमोडेशन, चाहे कितना भी पीरियड ऑफ टीनेंसी हो। सो दिस वाज सीरियल नंबर 1। 2 प्रोवाइड्स राइट टू डिमांड and receive security deposit for an amount not exceeding 3 months rent. तो शेड्यूल 2 का सीरियल नंबर 2 प्रोवाइड कर रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। जनरली टीनेंसी के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लिया जाता है, तो एज़ पर दिस शेड्यूल एक लैंडलॉर्ड छत्तीसगढ़ में 3 मंथ्स रेंट के बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकता है, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 3 मंथ्स रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंडलॉर्ड डिमांड कर सकता है। सीरियल नंबर 3 प्रोवाइड्स, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इन केस की सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या प्रोविज़न है, तो शेड्यूल 2 का सीरियल नंबर 2 प्रोवाइड कर रहा है, या शेड्यूल 2 में ही पूछ लिया। बट जनरली अगर क्वेश्चन आता भी है तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि कितने मंथ्स का कितना रेंट डिपॉजिट, कितने मंथ्स का के बराबर का रेंट का डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह लैंडलॉर्ड ले सकता है। नाउ सीरियल नंबर 3 प्रोवाइड्स राइट टू रिसीव रेंट रेगुलरली ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन द मैनर एग्रीड टू इन द एग्रीमेंट। तो रेंट रेगुलरली लेने का राइट होगा बिफोर द ड्यू डेट इन द मैनर एग्रीड इन द एग्रीमेंट। तो रेगुलरली रेंट लेना और ड्यू टाइम में, और जो एग्रीमेंट में जो चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग उसी मैनर में ही लेने का राइट होगा। सीरियल नंबर 4 प्रोवाइड्स राइट टू रिसीव एनुअल इंक्रीमेंट इन द रेंट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट which rate shall not exceed 5% in cases where monthly rent is rate 2000 or less and 10% in other cases। तो जब 2000 या 2000 से कम का मंथली रेंट होगा तो सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में जो दिया होगा बट 5% से ज़्यादा नहीं होगा ऐसे केसेस में जहाँ पर 2000 या 2000 से कम का मंथली रेंट है, 5% से ज़्यादा एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होगा। इंक्रीमेंट इज़ एनुअली, 5% से ज़्यादा नहीं होगा ऐसे केसेस में जहाँ 2000 या उससे कम का रेंट पे कर रहा है। अब यहाँ पर 5% से ज़्यादा का मतलब यह है कि 2% भी इंक्रीमेंट हो सकता है या 3%, बट नॉट एक्सीडिंग 5%। 2000 से ज़्यादा वाले केसेस में 10% हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है 10% इन ऑल अदर केसेस, विच मीन्स कि 2000 से ज़्यादा होगा। सो जब 2000 से ज़्यादा रेंट अमाउंट है तो एनुअल इंक्रीमेंट 10% तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। Serial number 5 provides right to demand and receive amounts corresponding to any increase in the cost of utilities like electricity, water, etc. enjoyed by the tenant। तो ये लैंडलॉर्ड का राइट होगा टू डिमांड एंड रिसीव अमाउंट्स
करस्पॉन्डिंग टू एनी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर सप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट के थ्रू सप्लाई हो रहा है बट चार्जेस लैंडलॉर्ड पे करता है, या आपसे ही पे कराया जा रहा है बट लैंडलॉर्ड के थ्रू पे होता है, तो वो अगर 100 रुपीज़ ले रहा है और अमाउंट अब 110 रुपये हो चुका है, तो 10 रुपये इंक्रीज़ करने का लैंडलॉर्ड का राइट होगा। सो दिस इज़ अबाउट कि जब कोई कॉस्ट में इंक्रीज़ होता है यूटिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो यहाँ पर वो अमाउंट को इंक्रीज़ जो ही है उतना लेने का लैंडलॉर्ड का राइट होगा एज़ पर सीरियल नंबर 5। 6 प्रोवाइड्स राइट टू इंस्पेक्ट द अकोमोडेशन ड्यूरिंग डे टाइम विथ प्रायर अपॉइंटमेंट ऑफ द टेनेंट in the presence of the tenant or any male adult member of his family known to reside with him। तो यहाँ पर अकोमोडेशन को आप डे टाइम में, पहली बात, डे टाइम में इंस्पेक्ट कर सकता है अकोमोडेशन को लैंडलॉर्ड विद प्रायर अपॉइंटमेंट ऑफ द टेनेंट। यू हैव टू टेक परमिशन, प्रायर परमिशन कि मैं ऐसा इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ अकोमोडेशन का, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ टेनेंट और एनी मेल अडल्ट मेम्बर ऑफ द फैमिली, नॉट फीमेल, मेल अडल्ट मेम्बर, नॉट माइनर। सो मेल मेंबर होना चाहिए या तो जो अडल्ट है, और सेकेंडली या फिर टेनेंट खुद भी हो सकता है। सो उसकी प्रेजेंस में ही या किसी अडल्ट मेल फैमिली मेंबर की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन करा जा सकता है। प्रायर अपॉइंटमेंट लेना होगा और डे टाइम में ही हो सकता है। सो देयर आर सो मैनी कंडीशन, आई थिंक 4-5 कंडीशंस हैं। तो ये सारी कंडीशंस को ध्यान में रखना है कि डे टाइम होना चाहिए, प्रायर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, प्रेजेंस में होना चाहिए टेनेंट की, और टेनेंट नहीं तो मेल अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो अगर ये चारों पांचों चीज़ें आपको दिमाग में हैं तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपसे बनेगा। सीरियल नंबर 7 प्रोवाइड्स राइट टू ऐड और इम्प्रूव और एक्सपेंड अकोमोडेशन और इंक्रीज अमेनिटीज़ प्रोवाइडेड हाउएवर दैट इफ द एडिशन एक्सपेंशन वॉज डन विदाउट कॉन्करेंस ऑफ द टेनेंट द लैंडलॉर्ड शैल नॉट हैव राइट टू एनफोर्स इंक्रीज रेंट। तो पहली बात तो अपनी अकोमोडेशन को लैंडलॉर्ड को राइट है ये कि वो इम्प्रूवमेंट या कुछ एडिशंस या एक्सपेंशंस अकोमोडेशन में या अमेनिटीज़ में इंक्रीज़ करने का उसका राइट है, बिकॉज ही इज़ दी ऑनर ऑफ द अकोमोडेशन। बट प्रोवाइडेड दैट अगर आपने ऐसा एडिशन और एक्सपेंशन बिना कॉन्करेंस ऑफ टेनेंट किया है तो आपके पास रेंट को इंक्रीज़ करने का राइट नहीं होगा। जो आपका राइट इंक्रीज़ करने का हो सकता है अगर आपने परमिशन लेके, कॉन्करेंस लेके किया है, कॉन्करेंस आपने बताया है कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, ऐसा एक्सपेंशन में करना चाहता हूँ, इन दैट केस यू कैन इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ रेंट अकॉर्डिंगली। अगर आप कोई अमेनिटीज़ ऐड कर देते हो या कोई एरिया एक्सपेंड कर देते हो या कुछ चेंजेस ला रहे हो जिससे आपकी कॉस्ट अकोमोडेशन की बढ़ जाती है, तो आप ऐसे केस में रेंट ले सकते हो। बट अगर विदाउट कॉन्करेंस आप ऐसा करते हो तो आपके पास ये राइट नहीं होगा रेंट इंक्रीज़ करने का। Now serial number 8 provides right to undertake routine annual upkeep of the accommodation at a time suitable to him, or to allow to the tenant the option to do the routine annual upkeep of the accommodation against reimbursement of expenses subject to such reimbursement not exceeding 1 month's rent. So this is in reflection of that right which is available to the tenant as per the schedule 1 कि routine upkeep कराने का टेनेंट का राइट होगा। नाउ हियर लैंडलॉर्ड का खुद भी ये राइट है कि वो एनुअल अपकीप कर सकता है, रूटीन एनुअल अपकीप उसका करने का राइट होगा, या फिर वो अलाउ कर देगा टेनेंट को ऐसा करने के लिए सब्जेक्ट टू रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। बट ऐसे एक्सपेंसेस 1 मंथ्स रेंट से ज़्यादा नहीं होंगे। सो एम्बर्समेंट 1 महीने से ज़्यादा के रेंट का नहीं होगा। सो दिस इज़ क्लियर एज पर सीरियल नंबर 8। सीरियल नंबर 9 प्रोवाइड्स ऑफ शेड्यूल 2 right to make application to the rent controller seeking revision in rent or security deposit at any point of time on justifiable and substantial grounds। तो रेंट कंट्रोलर को ये एप्लीकेशन करने का राइट होगा लैंडलॉर्ड का कि जब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट या रेंट में रिवीजन करने के लिए वो रेंट कंट्रोलर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो चाहता है कि रेंट रिवाइज़ होना चाहिए और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रिवाइज़ होना चाहिए। इनमें से दोनों कुछ भी बात हो तो रेंट कंट्रोलर को वो एप्लीकेशन कर सकता है और ये इसका राइट होगा किसी भी जस्टिफिएबल एंड सब्सटेंशियल ग्राउंड पर। अब अगर जस्टिफिएबल एंड सब्सटेंशियल ग्राउंड्स किसी भी चेंज ऑफ सर्कमस्टांस से आ सकता है, जैसे प्रॉपर्टी में कोई चेंज किया है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो ऐसे केसेस में रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ना चाहिए। तो ऐसा कुछ इसमें स्पेसिफिक नहीं है, पर अगर ऐसी रिक्वेस्ट करना चाहता है तो रेंट कंट्रोलर को रिवीजन करने का एप्लीकेशन लैंडलॉर्ड दे सकता है और ये उसका राइट है एज पर सीरियल नंबर 9 ऑफ शेड्यूल 2। सीरियल नंबर 10 प्रोवाइड्स राइट टू अप्लाई टू द रेंट कंट्रोलर सीकिंग फेयर कॉम्पनसेशन फ्रॉम द टेनेंट फॉर डैमेजेस कॉस्ट टू द अकोमोडेशन willfully, negligently
और अदरवाइज एट्रीब्यूटेबल टू द टीनेंट। तो अगर कोई डैमेज कॉज कर देता है विलफुली, नेग्लिजेंटली या अदरवाइज टीनेंट, जिससे अकोमोडेशन को डैमेज होता है किसी भी ऐसी एक्टिविटी से, तो ये राइट होगा लैंडलॉर्ड का कि वो रेंट कंट्रोलर को फेयर कॉम्पनसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, कि जो कॉम्पनसेशन का वो उसको मिलना चाहिए, जो डैमेज कॉज किया है टीनेंट से, उसके लिए कॉम्पनसेशन उसको मिलना चाहिए। तो ऐसी एप्लीकेशन कॉम्पनसेशन लेने के लिए टीनेंट से रेंट कंट्रोलर को ऐसा एप्लीकेशन लैंडलॉर्ड कर सकता है। ये उसका राइट होगा एज पर सीरियल नंबर 10 ऑफ शेड्यूल 2। नाउ सीरियल नंबर 11 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन। तो ए से लेके एच तक ये 8 ग्राउंड्स हैं, 8 ग्राउंड्स हैं जो जिनके बेसिस पर एविक्शन कराया जा सकता है। तो राइट टू सीक फ्रॉम द रेंट कंट्रोलर एविक्शन ऑफ द टीनेंट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो किससे सीख कर सकता है? एप्लीकेशन किसको करेगा? रेंट कंट्रोलर को। रेंट कंट्रोलर ही एविक्शन कॉज करेगा क्योंकि एप्लीकेशन आपको रेंट कंट्रोलर को करना है। तो दिस में भी द क्वेश्चन कि किससे एविक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है, किसको करेगा लैंडलॉर्ड? तो रेंट कंट्रोलर को करेगा। सो सीरियल नंबर 11 में ए से लेके एच तक ग्राउंड्स हैं। ए प्रोवाइड करता है इफ़ द टीनेंट इज़ अ हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर। अब हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर कब टीनेंट हो सकता है? तो 2(4) में हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर को डिफ़ाइन किया गया है। तो हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर कौन हो सकता है? एक टीनेंट हो सकता है हु फेल्स in a period of 12 months on 3 or more occasions to pay in full the rent and all dues to the landlord on the due date in accordance with the agreement। तो 12 महीने के अंदर आप 3 या उससे ज़्यादा ओकेशंस पर अगर टेनेंट ड्यू अमाउंट या जो रेंट है वो पे नहीं करता है एज़ पर द एग्रीमेंट, तो वो हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर कहलाएगा। सो दिस इज़ हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर, जो एक एविक्शन का ग्राउंड भी है कि अगर टेनेंट रेंट पे नहीं करता है, ही इज़ अ हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर, तो ऐसे केसेस में ये एक ग्राउंड है एविक्शन का। ऐसी लैंडलॉर्ड का राइट होगा एविक्ट कराने का और वो ऐसी एप्लीकेशन इस बेसिस पे फाइल कर सकता है। बी प्रोवाइड्स इफ़ द टेनेंट कॉजेज और अलाउस टू बी कॉज्ड सब्सटेंशियल डैमेज टू द अकोमोडेशन फॉर एनी रीज़न व्हाट्सोएवर। किसी भी वजह से सब्सटेंशियल डैमेज कॉज करता है या कराने को अलाउ करता है अकोमोडेशन पर, तो ये भी एक ग्राउंड है। सी प्रोवाइड्स if the tenant uses the accommodation for purposes other than for which it was leased out। so purpose means जो जिसके लिए आपने लिया था उसके अलावा आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये भी एविक्शन का ग्राउंड है। डी प्रोवाइड्स इफ़ द टेनेंट बिकम्स अ सोशल न्यूसेंस। तो डी प्रोवाइड शेड्यूल 4 के सीरियल नंबर 10 के एक्सप्लेनेशन में इसको एलेबोरेटली बताया है। हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि सोशल न्यूसेंस क्या हो सकता है। तो अगर टेनेंट सोशल न्यूसेंस भी बन जाता है तो ये भी एक एविक्शन का ग्राउंड है। E provides if the tenant is convicted under any section of IPC। Now this is very important कि किसी भी सेक्शन में IPC के अगर कन्विक्शन हो जाता है, किसी भी मतलब कोई भी ऑफेंस आपने कमिट कर दिया और उस पर कन्विक्शन हो गया, नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट कि एलिगेशन नहीं होना चाहिए, अक्यूज बस नहीं होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। तो IPC के किसी भी प्रोविज़न में एज़ पर E अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसमें कन्विक्शन हो गया है तो ये भी एक एविक्शन का ग्राउंड है E में। Now 11F provides for carrying out major renovation work which is not possible with the tenant housed in। So अगर लैंडलॉर्ड कोई रेनोवेशन वर्क करना चाहता है अकोमोडेशन में बट टेनेंट के घर में रहते हुए, हाउस में रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है, उसको एविक्ट करना ज़रूरी होगा। तो ऐसे केसेस में भी एफ में कि रेनोवेशन वर्क करना चाहता है लैंडलॉर्ड, तो वहाँ पे एविक्शन हो सकता है। इसको प्रूव करना होगा कि टेनेंट के घर में रहते हुए ये पॉसिबल नहीं होगा। Now 11G provides on 3 months notice to the tenant in writing if the accommodation is required for own occupation or occupation by any member of the family including spouse, parents, son, daughter-in-law, son-in-law। So 3 महीने का नोटिस राइटिंग में टेनेंट को देकर इस ग्राउंड पर कि उसको खुद के ऑक्यूपेशन के लिए लैंडलॉर्ड को ज़रूरत है अकोमोडेशन की या फैमिली मेम्बर्स की। फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन इंक्लूड होता है? तो स्पाउस, पेरेंट्स, सन, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। तो यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 3 मंथ नोटिस, बट ये भी पूछा जा सकता है कि फैमिली मेम्बर में कौन कौन इंक्लूडेड। तो स्पाउस, पेरेंट्स, सन, डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ भी इसमें इंक्लूड होता है। नाउ 11H प्रोवाइड्स ऑन 6 months notice to the tenant in writing। 6 months notice to the tenant in writing without any obligation to assign any reason
but on the condition that the accommodation will not be leased out at a higher rent for at least 12 months thereafter. So it is providing कि 6 महीने 6 months का नोटिस देकर राइटिंग में टीनेंट को विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू असाइन एनी रीज़न, कि कोई बिना रीज़न के ये ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि आपको रीज़न देना होगा, बट 6 महीने का अगर आप नोटिस दे रहे हो राइटिंग में तो यहाँ पर आपको रीज़न नहीं देना होगा कोई भी कि आप क्यों एविक्शन कराना चाहते हो, कोई ग्राउंड नहीं है तब भी, बट ऑन द कंडीशन दैट अकोमोडेशन विल नॉट बी लीज्ड आउट एट अ हायर रेंट फॉर एट लीस्ट 12 months देयर आफ्टर। तो यहाँ पर ये नोटिस करना इम्पॉर्टेंट है कि अकोमोडेशन को, ये कंडीशन होगी कि अकोमोडेशन को आप लीज आउट नहीं करोगे एट अ हायर रेंट। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि एट अ हायर रेंट, यहाँ पर सेम रेंट के लिए आप दे सकते हो बट हायर रेंट पे नहीं दे सकते। तो हायर रेंट पे 12 महीने के लिए आप, उसके बाद एविक्शन के बाद आप 12 महीने तक हायर रेंट पे अकोमोडेशन को लेट आउट नहीं करोगे। सो दिस इज़ द कंडीशन। बिना किसी रीज़न को असाइन करे हुए अगर आप दे रहे हो तो 6 months का नोटिस टीनेंट को राइटिंग में देना होगा, एंड विद द कंडीशन दैट हायर रेंट पे 12 महीने तक आप नहीं दे सकते हो, अकोमोडेशन को लेट आउट नहीं कर सकते हो, किसी और को आप लेट आउट नहीं करोगे 12 महीने तक फॉर एट अ हायर रेंट। बट देयर इज़ अ प्रोविज़ो, सो इट प्रोवाइड्स however that in case of following special categories of landlords or their spouse desiring the accommodation back for own use, the period of notice shall be 1 month। कुछ कैटेगरीज ऑफ, स्पेशल कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स हैं और उनके स्पाउस हैं जो अकोमोडेशन को खुद के यूज़ के लिए, फॉर ओन यूज़, एविक्शन चाह रहे हैं, खुद पोजेशन चाहते हैं उसका, तो वहाँ पर 1 month का नोटिस ही होगा। तो अब वो कैटेगरीज कौन हैं, कौन लोग इसमें आते हैं? सो दे आर करेंट और रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, widows, personnel of armed forces, persons coming to physical or mental handicap, and senior citizens above the age of 65 years। So current और retired government servants, retired बस नहीं, current government servants भी इसमें आते हैं, widows, armed forces में जो लोग काम करते हैं, armed forces में जो भी है, persons coming to physical और mental handicap, जो फिज़िकली या मेंटली हैंडीकैप्ड हैं ऐसे लोग, या जो सीनियर सिटीज़न जो 65 ईयर्स से ज़्यादा के हैं। तो ये कैटेगरीज़ यहाँ पर अगर इनको चाहिए होगा अकोमोडेशन एविक्शन कराना है तो 1 month नोटिस देना होगा विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न असाइन करना ज़रूरी नहीं होगा और 1 month का नोटिस राइटिंग में देना होगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट एविक्शन ग्राउंड्स। सीरियल नंबर 11 में शेड्यूल 2 के एविक्शन के ग्राउंड्स दिए हुए हैं। ये 8 ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे लैंडलॉर्ड एविक्शन करा सकता है, एप्लीकेशन रेंट कंट्रोलर को देगा, और 8 ग्राउंड्स A to H उनके बेसिस पे एविक्शन करा सकता है। नाउ राइट नंबर 12 इन शेड्यूल 2 प्रोवाइड, सीरियल नंबर 12, right to receive back the accommodation at the end of the tenancy in a shape and condition as good as it was at the start of tenancy, granting allowance for reasonable weathering and aging। so यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कि ये राइट होगा कि जिस कंडीशन में टीनेंसी जब दी गई थी उसी शेप में और उसी कंडीशन में, उतनी ही अच्छी जब स्टार्टिंग में जिस कंडीशन में एकोमोडेशन को दिया था एट द एंड ऑफ टीनेंसी, वैसे ही कंडीशन में वापस लेने का अकोमोडेशन को लैंडलॉर्ड का राइट होगा। सो दिस इज़ सीरियल नंबर 12। नाउ शेड्यूल 3 प्रोवाइड्स लैंडलॉर्ड्स ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड में हमने फर्स्ट में राइट ऑफ टीनेंट पढ़ा है, सेकंड में राइट ऑफ लैंडलॉर्ड, एंड थर्ड शेड्यूल में लैंडलॉर्ड्स के ऑब्लिगेशन है, एंड फोर्थ में टीनेंट का ऑब्लिगेशन। सो सीरियल नंबर 1 प्रोवाइड्स टू एडमिट अ टीनेंट ओनली आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट ड्यूली नोटराइज एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद ही टीनेंट को एडमिट करना होगा टीनेंसी में। 2 provides to file information on such proforma as may be prescribed before local police station within 7 days of admitting the tenant। जैसे ही आपने एडमिट कर दिया टीनेंट को टीनेंसी में, 7 दिन के अंदर अंदर आपको प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा में टीनेंट के इन्फॉर्मेशन को लोकल पुलिस स्टेशन में फाइल करना होगा। थर्ड प्रोवाइड्स टू गिव प्रॉपर रिसीट टू द टीनेंट अगेंस्ट ऑल पेमेंट्स। जो भी पेमेंट, जो रेंट और सिक्योरिटी ले रहा है टीनेंट से, उसकी रिसीट देना उसका ऑब्लिगेशन है एज पर 3। 4 प्रोवाइड्स टू अलाउ द टीनेंट क्वाइट एन्जॉयमेंट ऑफ द अकोमोडेशन। क्वाइट एन्जॉयमेंट
राइट होगा टीनेंट का तो वो अलाउ करेगा लैंडलॉर्ड, एंड ऑल राइट्स इंक्लूडिंग इन शेड्यूल 1 सो लॉन्ग एज ही फुलफिल्स हिज ऑब्लिगेशन सेट फोर्थ इन शेड्यूल 4। तो जब तक अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहा है टीनेंट और लैंडलॉर्ड के राइट्स को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो टीनेंट को क्वाइट एन्जॉयमेंट का राइट होगा और ये ऑब्लिगेशन होगा लैंडलॉर्ड का कि वो अलाउ करे ऐसे क्वाइट एन्जॉयमेंट को। सीरियल नंबर 5 प्रोवाइड्स टू कीप द अकोमोडेशन एंड प्रोमाइजेज इन अ गुड एंड टीनेंटेबल रिपेयर्स ऑल द टाइम्स। तो ये ऑब्लिगेशन भी है कि अकोमोडेशन को अच्छी कंडीशन में रखना है, टीनेंटेबल रिपेयर्स पे रखना है हमेशा। 6 प्रोवाइड्स टू dovetail the system for disposal of domestic garbage to the system designed by the civic body and to explain the system clearly to the tenant at the start of tenancy. So this means to dovetail the system for disposal of domestic garbage to the system designed by the civic body. So dovetail the system means कि आप जो civic body ने जो system design किया है गार्बेज के डोमेस्टिक गार्बेज के डिस्पोजल के लिए, उस system के accordingly आपको अपना डिस्पोजल करना है। दैट योर डिस्पोजल मस्ट मैच दी सिस्टम डिज़ाइन बाय द सिविक बॉडी। तो उससे कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए और वही सिस्टम आपको टीनेंट को टीनेंसी के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ये डिस्पोजल काम करता है। 7 प्रोवाइड्स टू अंडरटेक विद रीजनेबल प्रॉम्प्टिट्यूड ऑल मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर्स एट्रीब्यूटेबल टू डिफेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन और नेचुरल एजिंग ऑफ द हाउस। सो प्रॉपरली जो मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन में डिफेक्ट्स हैं, उनको रिपेयर करना और नेचुरल एजिंग के हिसाब से जो नेचुरल एजिंग होती है हाउस की, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर जो रिपेयर्स हैं मेजर वो कराना, ये भी ऑब्लिगेशन लैंडलॉर्ड का होगा। सीरियल नंबर 8 प्रोवाइड्स टू प्रोवाइड wherever allowed by the state electricity board a separate and exclusive meter to record the electricity consumed by the tenant। तो जो अगर ऐसा अलाउड है तो एक सेपरेट और एक्सक्लूसिव सेपरेट मीटर प्रोवाइड कराया जाएगा टीनेंट को, जिससे ये रिकॉर्ड हो सके कि उसने कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया है। सीरियल नंबर 9 प्रोवाइड्स नेवर टू विलफुली कट ऑफ एसेंशियल सप्लाईज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू अकोमोडेशन और टू कॉज सच कट थ्रू अनदर। तो ना ही खुद ऐसा विलफुली एसेंशियल सप्लाईज को कट करे, ना किसी से कराए, ये ऑब्लिगेशन होगा एज पर 9। 10 प्रोवाइड्स never to exercise right to enter accommodation for inspection in the absence of tenant or when only female member of the family are present and are objecting to such entry। जब accommodation में tenant नहीं है और उस या फिर फीमेल मेंबर है और वो ऑब्जेक्ट कर रही है ऐसे एंट्रेंस को, तो लैंडलॉर्ड एंटर नहीं कर सकता है। ये ऑब्लिगेशन होगा लैंडलॉर्ड का एज पर 10। सीरियल नंबर 10 शेड्यूल 3। सीरियल नंबर 11 प्रोवाइड्स टू अंडरटेक एनुअल अपकीप ऑफ द अकोमोडेशन or allow the tenant to do so by allowing him expenses on actual basis subject to maximum of 1 month rent। तो अगर ये ऑब्लिगेशन होगा कि एनुअल अपकीप जो होगा वो अकोमोडेशन को उसको कराना होगा, और अगर नहीं करता है तो टीनेंट को अलाउ कर सकता है, जिसमें मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो 1 मंथ रेंट का जो एक्सपेंसेस होगा वो उतना टीनेंट कर सकता है और उसका एक्सपेंस लैंडलॉर्ड बियर करेगा। सो दिस इज़ फॉर एनुअल अपकीप ऑफ द अकोमोडेशन। 12 provides never to adopt or threaten to adopt extrajudicial method for eviction to pressure the tenant to vacate the accommodation। tenant को vacate करने के लिए accommodation को इस तरह से pressure नहीं डाल सकता एक्स्ट्रा जुडिशियल methods को opt करके, लाइक कोई threat देना या indirectly उसको pressurize करना किसी भी वे में। जुडिशियल मैनर इज़ दैट कि आप प्रॉपर चैनल्स के थ्रू आप एप्लीकेशन करके एविक्शन कॉज करा सकते हो किसी जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं उनके आधार पर, बट अदर देन दैट आप ऐसा नहीं कर सकते हो, टीनेंट को एविक्शन के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ लैंडलॉर्ड कि वो ऐसे मेथड्स को ऑप्ट नहीं करेगा कि वो प्रेशराइज करे एविक्शन के लिए। 13 प्रोवाइड्स टू रिफंड सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द आउट गोइंग टेनेंट बिफोर क्लोजर ऑफ टेनेंसी। तो टेनेंसी ख़त्म होने के पहले कि टेनेंट जो आउट गोइंग टेनेंट है उसको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था उसको रिफंड करने का भी ऑब्लिगेशन लैंडलॉर्ड का होगा इस पर। सीरियल नंबर 13। नाउ शेड्यूल 4 प्रोवाइड्स टेनेंट्स ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट। सो दिस इज़ द लास्ट शेड्यूल एंड इसमें टेनेंट के ऑब्लिगेशंस दिए हैं कि क्या टेनेंट के ऑब्लिगेशंस होंगे। तो सीरियल नंबर 1 प्रोवाइड्स टू एक्नॉलेज एट ऑल टाइम्स द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड over the accommodation and to respect and honor without demur his rights set forth in
शेड्यूल 2। तो सिंपली जो लैंडलॉर्ड का टाइटल है ये अकोमोडेशन का, उसके ऑनर को रिस्पेक्ट करना, उसके राइट्स को रिस्पेक्ट करना शेड्यूल 2 में, और उसके टाइटल को एक्नॉलेज करना, ये ऑब्लिगेशन है टेनेंट का फर्स्ट। सेकंड, प्रोवाइड्स टू यूज़ द अकोमोडेशन ओनली फॉर द पर्पसेस फॉर विच इट वॉज लीज्ड आउट टू हिम। जिस पर्पस के लिए अकोमोडेशन लीज किया गया था उसी पर्पस को आपको इसको यूज़ करना ऑब्लिगेशन है। थर्ड, प्रोवाइड्स नेवर टू सबलेट एनी पोर्शन ऑफ द अकोमोडेशन विद और विदाउट मॉनिटरी कंसिडरेशन। चाहे मॉनिटरी कंसिडरेशन के लिए हो या ना हो, आप सबलेट नहीं कर सकते अकोमोडेशन को फॉर्मली और इनफॉर्मली, विद और विदाउट द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। इवन विद द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड आप इसको सबलेट नहीं कर सकते। परमिशन भी दी है तो भी नहीं कर सकते, और बिना परमिशन के तो कर ही नहीं सकते। सो दिस इज़ अबाउट आप नेवर टू सबलेट एनी पोर्शन ऑफ अकोमोडेशन। तो सबलेट करने पर बार है एज पर 3। सो दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट। नाउ फोर्थ, प्रोवाइड्स to protect and safeguard the accommodation and all electrical, sanitary and other fixtures forming part of the accommodation. तो protect and safeguard the accommodation, accommodation को protect करना, उसको safeguard करना, ये obligation है tenant का। all electrical, sanitary and other fixtures forming part of the accommodation, साथ में electrical, sanitary and जो भी fixtures हैं उनको भी ऐसा protection and safeguard देना obligation है tenant का। 5, provides to attend the minor recurring replacements and repairs as may be necessary from time to time without expecting reimbursement from the tenant। तो जो माइनर रिकरिंग रिप्लेसमेंट्स है, छोटी छोटी चीज़ें को रिपेयर करने का ऑब्लिगेशन होगा, और ऐसी चीज़ों के लिए रीएम्बर्समेंट का एक्सपेक्टेशंस लैंडलॉर्ड से नहीं रख सकता है टेनेंट। छोटे रिपेयर्स के लिए वो खुद उसका ऑब्लिगेशन होगा। 6, प्रोवाइड्स टू कीप द अकोमोडेशन इन अ क्लीन एंड हाइजीनिक स्टेट and not to cause air, water or noise pollution in or around the accommodation in a manner that hurts peaceful coexistence। ये peaceful coexistence को अफेक्ट करता है या सराउंडिंग को अफेक्ट करता है, पोल्यूशन कॉज करता है, चाहे एयर, वाटर, नॉइज़ पोल्यूशन, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है टेनेंट। ये ऑब्लिगेशन होगा कि वो ऐसी चीज़ें ना करे और अकोमोडेशन को क्लीन एंड हाइजीनिक स्टेट में रखेगा। सो दिस इज़ दी 6th ऑब्लिगेशन। 7th, provides to dispose of garbage in accordance with the system designed by the municipality and in no case to litter it outside the accommodation or on the road or other public place। तो जो गार्बेज है उसको प्रॉपरली जो म्यूनिसपैलिटी की रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिस्पोज ऑफ करना है, एंड रोड्स पर या पब्लिक प्लेसेस पे इसको लिटर नहीं करना है। सो दिस इज 7th। 8, provides to pay the security deposit, rent and other dues fully and regularly in the manner settled with the landlord। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो भी पे ड्यूज़ हैं सारे उसको रेगुलरली सेटल मैनर में जो लैंडलॉर्ड और उनके बीच में जो डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंगली पे करना होगा। सो दिस इज़ द 8th ऑब्लिगेशन ऑफ द टेनेंट। 9th ऑब्लिगेशन प्रोवाइड्स टू कॉम्पनसेट द लैंडलॉर्ड फॉर डैमेज कॉज टू द अकोमोडेशन विदाउट विलफुली और अदरवाइज एक्सेप्ट फॉर नेचुरल एजिंग और वेदरिंग। तो नेचुरल एजिंग और वेदरिंग पे तो अगर डैमेज हो रहा है तो ये टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट अगर विलफुली और अदरवाइज अपनी खुद की एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर कोई डैमेज कॉज होता है अकोमोडेशन को, तो ये ऑब्लिगेशन होगा टेनेंट का कि वो लैंडलॉर्ड को कंपनसेट करेगा। सो 10 प्रोवाइड्स नेवर टू बिकम अ सोशल न्यूसेंस ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ टेनेंसी। सो सोशल न्यूसेंस डिफाइंड भी है एक्ट में, और इसके एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है, एलेबोरेटली डिफाइन किया गया है, और डेफिनेशन क्लॉज में भी इसको दिया है। बट इसके सीरियल नंबर 10 के एक्सप्लेनेशंस में इसको एलेबोरेटली बताया है कि सोशल न्यूसेंस क्या होता है, और इसको हमने पार्ट 1 में जो इसके पहले सेक्शन 1 to 14 को एक्सप्लेन करा है जिस वीडियो में, उसमें हमने इसको एलेबोरेटली डिस्कस किया था, तो आप उस वीडियो में इसको देख सकते हो। और ये इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, एलेबोरेशन इसका एलेबोरेट डेफिनेशन इसमें दी है, और डेफिनेशन क्लॉज में भी सेक्शन 2 में भी इसको बताया है। बट उसमें यही लिखा हुआ है कि जो सीरियल नंबर 10 ऑफ शेड्यूल 4 में जो सोशल न्यूसेंस बताया गया है वही सोशल न्यूसेंस होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो ऑब्लिगेशन कि सोशल न्यूसेंस नहीं करेगा टेनेंट। एंड इसका इस पार्ट 1 का वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में आपको पिन कर दूंगा। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट शेड्यूल्स एंड एविक्शन ग्राउंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल पाए। आफ्टर दिस मैं इस एक्ट के जो पॉसिबल MCQs हो सकते हैं उनको मैं एक वीडियो में लेकर आऊँगा। सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड
hit the bell icon so ताकि आपको notification मिल पाए. Thank you so much for watching.